सर, अब आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर शशि मुदिराज जी और डॉक्टर सिंधु टीआई जी को मंच में आमंत्रित करता हूं। आपके प्रकाशित पुस्तकों में छायावाद का समाजशास्त्र, अनुवाद, मूल्य और मूल्यांकन आदि प्रसिद्ध हैं। के लिए ज़रूर इसमें मेरे आत्मीय बंधु रवि जी की सलाह है, क्योंकि कोचीन में भी यही काम वो करते हैं। तो सभा में मंच पर उपस्थित मेरे सहधर्मी वक्तागण और सभा में उपस्थित मेरे आत्मीय मित्रगण, यहाँ समापन के नाम पर कुछ बोलने के लिए मुझे केवल अपने उम्र के आधार पर मुझे ये आमंत्रण दिया गया है। बहन सिंधु मेरी बहुत आत्मीय है और सिंधु जी का कहना था कि यहाँ होस्ट की तरफ से, आतिथ्य की तरफ से ये बात कही जानी थी। चूँकि प्रिंसिपल साहब नहीं आ पाए तो मैं विशेषकर इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि कॉलनचरी के सेंट पीटर कॉलेज ने मुझे एक आतिथ्य की ओर से भी अपनी बात कहना और आतिथ्य की ओर से भी समापन की बात कहने का एक जो मौका दिया है और मुझ पर विश्वास किया है, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा 1-5 मिनट में मैं कुछ अपनी बातें भी कहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये कार्यक्रम देखा, कल से तो अंतर्राष्ट्रीय है संगोष्ठी और आज राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये सिंधु जी की आँखों का सपना है जो हम सबके सामने अब सच हो रहा है, और सिंधु जी ने ये प्रमाणित कर दिया है कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उसको सच करना पड़ता है। तो सबसे पहले बहुत बधाई सिंधु जी के लिए। और मैं चाहूँगी कि आज सुबह से शाम तक आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी श्रोता रही हूँ और बहुत ध्यान से हर सेशन में रहती हूँ। भोजन के बाद भी मैं जगी हुई रहती हूँ और मुझे भोजन के बाद जगाए रखने में कुछ वक्ताओं का भी योगदान है। तो मैं अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं भी इसमें अब एक श्रोता के रूप में मैं देना चाहूँगी। मैं क्रम तोड़कर अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। मेरी कल देर शाम हम लोग मिले, मोबिन, देर शाम हम लोग मिले, देर शाम हम लोग रूममेट बने और अब हम सोलमेट बनने की राह पर हैं। तो मोबिन की बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। सभी पर मैं अपनी बात थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। मोबिन ने परवीना शाकिर का एक शेर पढ़ा, मैं उन्हीं का एक दूसरा शेर कहूँगी। तू तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। तू तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो सवाल ये है कि संगोष्ठियाँ होती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा है। लेकिन रह क्या जाता है, बचता क्या है, सवाल ये है। अब जो बचेगा उसको सिंधु जी बटोरेंगी, सिंधु जी के साथ ही बटोरेंगे। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं, जो हमारी उम्मीद है आगे के, आप लोग इसे सहेजिएगा। बटोरने का काम आपके अध्यापक कर रहे हैं, आप इसे सहेजिए, इसे आगे बढ़ाइए। तो जो शुरुआत हुई बहुत सुंदर, इन्हें बहुत ही सुनियोजित कार्यक्रम, उद्घाटन भाषण प्रोफेसर रवि भूषण जी, इतना आपने पढ़ा है और डेमोक्रेसी के बारे में लगभग जितने भी चर्चित ग्रंथ इस समय हैं भारत से बाहर और भारत के भीतर के भी कुछ लिखे हुए, ज़्यादातर अंग्रेजी में,
आपने जिक्र किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की, और एकदम इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके परिपूरक रूप में अरविंदाक्षन जी ने अपने व्याख्यान में एक भी भारतेतर विद्वान या ग्रंथ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सब कुछ भारतीय भाषाओं में लिखी हुई किताबों का हवाला दिया। और इसके बाद जो एकदम बाद नहीं, लेकिन मैं रवि जी की बात करना चाहूँगी। प्रोफेसर रवि जी ने साहित्य, हिंदी कविता, लोकतंत्र की बात की। और जैसा कि मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हिंदी के रचनाकार और आलोचक जब दक्षिण में आते हैं, मैं हिंदी तर का फ़र्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ सीमाएं बता रही हूँ। कुछ हमारी सीमाएं हैं जो आपकी सामर्थ्य है कि आप लोग हिंदी के महासागर में हैं, और हमारे यहाँ जब आप आते हैं, बोलते हैं, तो हमारी विशेष अपेक्षा होती है, क्योंकि आप इस समंदर में, इस तालाब में, इस पानी में आप तैर रहे हैं। तो रवि जी ने जो कहा मैं जानती हूँ। हिंदी कविता, हिंदी साहित्य में हम लोग जो पढ़ते लिखते रहते हैं, रवि जी से बढ़कर जागरूक मैंने पढ़ाकू और श्रोता मैंने अपने परिचय में नहीं देखा। आप कभी किसी लेखक का नाम लीजिए, वे तुरंत उसका कोई अंश आपके सोशल मीडिया पे तुरंत भेज देंगे, इतने जागरूक हुए हैं। रवि जी के साथ मैं फिर थोड़ा शांति नायर जी की बात करना चाहूँगी। मलयालम की बात की उन्होंने, एकदम चुने हुए, बहुत ही सुंदर सुयोजित ढंग से मलयालम में जो कविता की पक्षधर्मिता है, कविता की प्रतिपक्षीय भूमिका, वो उन्होंने बेशक प्रकट की। और अनीश जी को अभी हमने सुना, हम लोगों ने मुबीन को सुना। मुबीन जी से मैं बात कहना चाहूँगी कि मुबीन बहन, आपने बहुत सारी बहुत ज़रूरी बातें कही। कुछ और भी जिक्र मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी जब हम महिलाओं की बात करते हैं ख़ास तौर पे। वैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आपसे हर कोई इत्तेफाक रखे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हुमायूं के, जहाँ आपने जहांआरा की बात की, हुमायूं की बहन, जहाँ तक मुझे याद है गुलबदन बेगम उनका नाम था, उन्होंने हुमायूं के दरबार में जो राजकाज हुआ करता था उसको लिपिबद्ध किया था। हुमायूं नामा जी, मुगल महिलाओं द्वारा लिखा गया, दैट वाज द ओनली रिटन रिकॉर्ड। और सूजी थारू और के ललिता द्वारा संपादित विमेन राइटर्स ऑफ इंडिया, जो 2 वॉल्यूम्स में निकला है, उसमें चर्चा है। वो पहली महिला इतिहासकार भी मानी जा सकती हैं। बात महिला लेखन की हो रही है तो तेलुगु में मुल्ला शूद्र थी, कुम्हार थी, वो शूद्र थी और महिला थी। उन्होंने रामायण लिखी, मुल्ला रामायणम, तेलुगु में बहुत समादृत है। हैदराबाद से मैं आ रही हूँ। हैदराबाद में अस्मिता नामक संस्था है, जहाँ से सूजी थारू और के ललिता ने ये किताब छापी थी, विमेन राइटर्स ऑफ इंडिया। और वहीं की रचनाकार हैं ओल्गा, आप लोगों ने नाम सुना है, उन्हीं की संस्था है अस्मिता। उन लोगों ने पहली बार, जहाँ तक मुझे याद है, 1982 में नील मेघालू, द ब्लू क्लाउड्स, नील मेघालू नाम से तेलुगु महिलाओं की कविताओं का प्रकाशन किया। और पुरुष समाज उस समय का इतना विरोध में उतर आया, हालांकि वो कविताएं कहीं पर भी पुरुष विरोधी नहीं थी, वो स्त्रियों के
अनुभवों पर आधारित थी, जिसके लिए महादेवी जी ने 1931 में लिखा था कि पुरुष के लिए जो अनुमान की बात है वो स्त्री के लिए अनुभव की वस्तु है। तो अनुभव और अनुमान में जो दूरी है उसको पाटते हुए अस्मिता संस्था से जो छपी थी किताब, उस किताब के विमोचन हुआ नील मेघालू नाम से, और पुरुष आलोचकों ने उसे ब्लू पोएट्री, पोर्नो पोएट्री का नाम दिया, अश्लील कविता का। ये एक स्त्री पुरुष की बात नहीं है। आज अब इस दौर में, इस समय मेरे ख्याल से स्त्री पुरुष में प्रतिद्वंद्विता या प्रतिशोधिता का भाव अब उतना नहीं है। अब मामला कुछ अलग है। कुछ ऐसे महाविनाश हैं हमारे सामने जहां हम स्त्री पुरुष दोनों भी उसके समान रूप से शिकार हो रहे हैं। तो मैं आ रही हूँ हैदराबाद से, जहाँ के वेणुगोपाल का जिक्र किया गया है। वेणुगोपाल ने एक पंक्ति लिखी थी, जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या वे वहाँ भी जाएंगे जहाँ दिल्ली जा रही है? ये वेणुगोपाल ने सवाल किया था। मैं हैदराबाद से हूँ, जहाँ दिगंबर कविता, जहाँ के 7 कवि थे, और चरबंड राजू जेल में यातना पाते पाते मर गए। बरवर राव जेल से अंदर बाहर करते रहे, अभी तक वे पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। तो मैं उस हैदराबाद से हूँ जहाँ तेलुगु में, जहाँ पर तेलंगाना मुक्ति संघर्ष और हैदराबाद का जो किसान सशस्त्र किसान आंदोलन जो चला था, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद और हैदराबाद समेत तेलंगाना के कुछ प्रदेश, हमको देश की आज़ादी के साथ आज़ादी नहीं मिली। हमको आज़ादी मिलने के लिए 17 सितंबर 1948 तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो चूंकि वहाँ से मखदूम मोहिउद्दीन की भूमि से हम हैं, तो वहाँ की अभिव्यक्ति एक अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, हमारे मलयालम के विद्वान हैं, तमिल के भी होंगे, दक्षिण संस्कृति के, मेरे मन में ये उत्सुकता होती है कि पूरे दक्षिण में, महाराष्ट्र समेत, घूंघट या पर्दा की प्रथा नहीं है। शादी में भी हम लोग सिर पर घूंघट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं है? शायद इसका कोई सामाजिक आर्थिक कारण होगा, मतलब मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं है, यूं ही अपनी एक जिज्ञासा मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं अब बात करूँगी जो मेरी जिज्ञासा रही, एक आशीष त्रिपाठी जी और भरत प्रसाद जी। आशीष जी से मेरा बहुत पहले का परिचय है और सुना भी है बहुत उनको, और भरत जी से अभी मिलना हुआ, पढ़ा भी है भरत जी को भी। आप दोनों हिंदी प्रदेश के महारथी हैं, आलोचक हैं। आशीष जी ने खास तौर पे अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था कि यहाँ वो कई बार आ चुके हैं और यहाँ के भूगोल से इतना परिचित हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, वे बता सकते हैं भूगोल में। और अपने व्याख्यान में उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि हिंदी कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ कुछ। तो जब हम विद्यार्थी थे तो 2 शब्द हमारे समझ में ठीक नहीं आते थे। एक होता था सिंहावलोकन और एक होता था विहंगावलोकन। सिंहावलोकन तो एक ऊंची जगह पे सिंह खड़ा हो जाता है और भूगोल सारा देखता है, ये भी देख लेता है कि शिकार कहाँ है, कौन सो रहा है, कौन ऊँघ रहा है, किस पे झपट्टा मारा जा सकता है। खैर, आशीष जी सहृदय व्यक्ति हैं, शिकार की नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन आशीष जी ने जो एक जायज़ा दिया हमको हिंदी कविता का, बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहा और हम आधिकारिक और प्रामाणिक मानकर चलते हैं, क्योंकि आप लोग रचनाकार हैं,
रचनाकारों के लिए हमारे मन में विशेष आदर है, क्योंकि आलोचक भटक सकता है यहाँ से वहाँ तक, रचनाकार नहीं भटकेगा। रचनाकार को मालूम है कि कहाँ जाना है। वो फिराक गोरखपुरी का कहना है ना, कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियाँ तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। तो रचनाकार नहीं भटकेगा। आशीष जी रचनाकार रहे हैं, जहाँ जहाँ भटकने की गुंजाइश थी बचते रहे, भटके नहीं और भटकाया भी नहीं। दूसरा मैं समझती हूँ, हम कह सकते हैं विहंगावलोकन, जो एक पक्षी आकाश में खुद भी गति करता है और दूसरों को भी गतिमान रखता है। तो आपने जो समकालीन हिंदी कविता का जायज़ा दिया, उससे हमारी ज्ञान बुद्धि तो हुई ही, जिज्ञासाएं भी बढ़ीं। जैसे आपने फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 के बाद सीधे 1917 रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का हवाला दिया। उसी समय भारत का जो मुक्ति संघर्ष हो रहा था वो थोड़ा बगल में रह गया। खैर, तो लेकिन वो सारी बातें आप करते तो व्याख्यान बहुत बढ़ जाता, इसलिए भी आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ा। लेकिन मैं विशेष रूप से आभारी हूँ भरत जी और आशीष जी। रविभूषण जी ने सिद्धांत की बात की, इसीलिए साहित्य को परिपार्श्व में रखा, इन्वेस्टिगेशन। और अरविंदाक्षन जी, अनीश जी, शांति नायर। अभी एक बहन ने मलयालम में चूँकि पेपर पढ़ा, वैसे मेरी मातृभाषा तेलुगु है, तो मलयालम में थोड़ा सा, वैसे मलयालम सुनने में बहुत झंकृत करने वाली भाषा है, तेलुगु भी वैसी है, लेकिन मलयालम में झंकार कुछ ज़्यादा है। तो हम सुनते रहे, उस ध्वनि को महसूस करते रहे, लेकिन जो ध्वन्यर्थ है उस तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं है, एक ही शब्द समझ में आया, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो खैर वो तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आपने अनुवाद किया है क्या? कहाँ? अच्छा, इनके उस पर। लेकिन मलयालम जानने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से वो बहुत लाभप्रद होगा। और मैं ये चाहूँगी बहन कि आप, हम लोग मिलते रहेंगे, अगले 3 दिन मैं यहाँ हूँ, तो हम लोग मिलते रहेंगे। और आप मुझे ज़रा बताएं कि, क्योंकि जूठन का अंग्रेज़ी अनुवाद मैंने पढ़ा है, और जूठन के अंग्रेज़ी अनुवाद पे लिखा है, दलित साहित्य के अंग्रेज़ी हिंदी अनुवादों पर भी, हिंदी में लिखे गए अंग्रेज़ी अनुवादों पर मैंने लेख लिखा है। और मैंने खुद अनुवाद किया है, एक माय फादर बालैया नाम से एक दलित आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया है तेलुगु से। तो मैं जानना चाहूँगी, इसलिए मैं इसमें रुचि रखती हूँ। तो इस महा पर्व का जो आगाज़, जो आरंभ सिंधु जी के सपने से हुआ, और सपने देखना, मुबिन ने कहा कि सपने देखना हमारा अधिकार है, स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का भी है, सभी का। पुरुष लोग भी में आ गए अब तो हम सभी मनुष्य हैं, सभी व्यक्ति हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आभारी हूँ बहन सिंधु जी, उनकी पूरी टीम और आप सब लोगों के प्रति। चूँकि आप मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, तो उसी स्नेह के अधिकार से मैंने कुछ बातें कही हैं, कृपया इसे अन्यथा न लीजिएगा। जो मैंने महसूस किया और मुझे लगा कि शाम का बोझिल समय है, थोड़ा इसको सरस बना दिया जाए, इसलिए मैंने कुछ कहा। धन्यवाद। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हमारे विभाग के अध्यक्षा और इस संगोष्ठी के संचालिका
डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करता हूँ। सच बताती हूँ शशि मुद्रा जी, मैंने तो 5 बार रिफ्रेशर कोर्स किए हैं। एक चौथे रिफ्रेशर कोर्स तो बनारस से, और आशीष त्रिपाठी सर उसके कोऑर्डिनेटर थे। सच में ये उनके जो मेहनत थी उसी का परिणाम है ये संगोष्ठी भी। पहले तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं जानती थी, और 5वां रिफ्रेशर कोर्स नेहरू से भरत प्रसाद जी के जो कोऑर्डिनेटर थे वहाँ से किया था। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सब लोग हमारे निमंत्रण पाकर हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए तो आप लोगों के लिए भी धन्यवाद अदा करना है। भरत प्रसाद जी और सैयद मुबीन जी के साथ मैंने एक एफडीपी किया है दिल्ली जेएनयू में, और हमारे विभागाध्यक्ष मलयालम की बिंदुमोल जी हिंदी भाषा के प्रेमी हैं। हमेशा हमारे साथ तो हिंदी में बात करके कुछ न कुछ समझ लेने की कोशिश करती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो 24 वेबिनार हुए थे, सारे वेबिनार ये सुने, और हमारे एक मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग में हमारी बड़ी तारीफ़ की, हिंदी भाषा की बड़ी तारीफ़ की, और बता रही थी कि 24 वेबिनार सुनने के बाद उनकी हिंदी भाषा में कुछ ज्ञान तो बढ़ गया है। और अनीश जी हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे भाई हैं कोचिन विश्वविद्यालय के। अनीश जी, आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सेंट पीटर्स महाविद्यालय के साथ संबंध भी बनाए रखेंगे। आगे हमारे जो फैकल्टी आएंगे उनके मदद भी कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। हमारे निकट के विश्वविद्यालय है कोचिन विश्वविद्यालय। और यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय रवि जी हैं, और दूर से आए उर्सेम लता जी हैं, उनके प्रिय छात्र हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए प्रदीप कुमार एक्का जी हैं, विश्वासी एक्का जी हैं। आप सभी के प्रति, और हमारे रविभूषण सर हैं, एक बार मैंने धन्यवाद अदा किया था लेकिन दोबारा तो करना चाहती हूँ। रविभूषण सर हैं, राकेश कुमार सिंह जी हैं, और विशाल जी हैं, हमारे राजेश जी हैं, और हमारे विभाग की दूसरे फैकल्टी हैं, प्रिय छात्र छात्राएं हैं। और हमारे दिलीप सर है केमिस्ट्री के, हमेशा हमारे वेबिनार में आया करते हैं। और हमारे प्रिय छात्र क्रिस के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। वे हम के पूर्व छात्र हैं, अभी तो कोचिन विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हैं। और इन आप लोगों के अलावा मैं अपने जीवन साथी और मेरे बेटर हाफ साबू जी के प्रति भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो इस संगोष्ठी की सफलता के पीछे उनकी ही मेहनत है। और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, सबके प्रति एक और बार सबके प्रति आभार और धन्यवाद अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। कल मिलेंगे सुबह। धन्यवाद जी। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज की इस संगोष्ठी से आप सब लाभान्वित हुए, और साथ ही आशा करता हूँ कि कल से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी आप सब उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।